गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 4 जो है ये डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे कि ग्रुप के बिहेवियर को कैसे समझा जा सकता है जब लोग ग्रुप में काम कर रहे हों और उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो आज का जो टॉपिक वो है लेक्चर नंबर 25 जिसका टॉपिक हेडिंग है ग्रुप डायनेमिक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रुप होता है वो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं एज ए ग्रुप। और किसके लिए काम करते हैं? क्योंकि उनको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो हर एक ग्रुप का क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि वही हैं जो ग्रुप में काम करते हुए एज ए टीम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक यूज़फुल रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अचीव सक्सेस। तो जब भी हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वो ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। और ये इंडिविजुअल और ग्रुप ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि हर एक ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी स्टडी करना ज़रूरी है। और जब वो इंडिविजुअल किसी एक ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं तो भी उनके बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है। तो 1920 के अंदर एल्टन मायोर ने जो अपना हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रुप बिहेवियर की स्टडी पे ही बेस्ड था। क्योंकि उन्होंने प्रोडक्टिविटी की थी कि जब लोग ग्रुप में काम करते हैं तो उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती है। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करती है। तो यदि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ऐसे ही मार्विन शॉ ने भी क्या कहा, ग्रुप जो है कंप्राइज करता है किससे? दो या दो से ज़्यादा लोगों से जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस तरीके से ताकि हर एक पर्सन का इन्फ्लुएंस किस पे हो? एक दूसरे के ऊपर हो। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो इंटरेक्शन और एक इन्फ्लुएंस। तो हर पर ये दो चीज़ें तभी हो सकती हैं, इंटरेक्शन और इन्फ्लुएंस, जब ग्रुप लिमिट में हो। यदि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होंगे, नंबर ऑफ़ लोग होंगे ग्रुप के अंदर तो वो आपस में इंटरेक्ट कम करेंगे। जबकि ग्रुप फॉर्मेट के अंदर ये ज़रूरी है कि हर पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट में आए। तो ग्रुप हो चाहे वर्क टीम हो, ये मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि ऐसे टीम को या ऐसे ग्रुप को ढूंढा जाए जो कि एक गोल्स को अचीव कर सके। तो इन सभी लोगों को एक साथ रखना और इनको एक साथ वर्क अलॉट करना और एक टीम स्पिरिट में काम करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है आजकल के मैनेजर के हिसाब से। और ये तभी हो सकता है जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप के मेंबर्स में आपस में डेवलप हो जाए। तो सवाल ये आता है कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? तो कई सारे रीजंस हैं। जैसे पहला मानिए कि आजकल की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर म्यूचुअल एफर्ट ज़रूरी हैं ताकि आप वर्क प्लेस पे इजी फ्री होके काम कर सकें। तो जो ये प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, ये वर्क कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं मिलके काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। यदि कोई टीम, कुछ लोगों का ग्रुप मिलके एक टास्क को अचीव करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो उन सब लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है इन फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। दूसरा, आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है उसके हिसाब देखा जाए कि सभी लोगों को कॉमन टास्क की तरफ डेडिकेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। क्योंकि और उसके साथ साथ हर एक वर्क पे मॉनिटरिंग हो सके ये भी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैनेजमेंट जो है मैक्सिमम टाइम स्ट्रेटेजी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में ही इन्वॉल्व कर रहा है, प्लानिंग में इन्वॉल्व कर रहा है। तो मॉनिटरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। दूसरा, ग्रुप अगर होते हैं तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलके अपने ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिसीजंस को कंप्लीट करवा सकते हैं। ऐसे ही जितने भी वर्क हैं वो प्रॉपर कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटेड वे में हो सकते हैं। साथ साथ ग्रुप होने से ह्यूमन रिलेशन भी डेवलपमेंट होता है। और यदि हम बात करते हैं वर्क अचीवमेंट की, तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो कई बार अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे टास्क नहीं भी अचीव कर सकता, पर यदि ग्रुप में लोग होते हैं तो वो उनके टास्क अचीव करने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे ही ग्रुप के वर्क को अपन ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं जबकि इंडिविजुअल वर्क को थोड़ा सा रियलिटी कम कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम टास्क अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं तो मेंबर जो होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी वे ऑफ वर्किंग से टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल यदि थोड़ा इनकम इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, तो वो वर्क डिले भी हो सकता है। यदि हम ग्रुप की बात करते हैं तो
तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इजीली हम कम्युनिकेट एक बार में कर सकते हैं। पर यदि हम इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करने की बात करें तो कई बार कोई पर्सन कहीं बिजी होता है, कभी कोई कहीं बिजी होता है, तो वर्क जो है सफ़र हो जाता है। तो जब हम वर्क हम ग्रुप को फॉर्मेट कर रहे हो तो इनमें 5 स्टेजेस आती हैं। पहला आता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या कहती है? टीम मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर, क्योंकि अंडर दिस फॉर्मिंग जो पहली स्टेज आती है इसके अंदर क्या है, लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं। फिर आता है स्टॉर्मिंग। उनके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यदि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। नॉर्मिंग क्या होता है? नॉर्मिंग के अंदर टीम मेंबर जो हैं एक दूसरे के डिफरेंसेस को दूर करते हैं और आपस में एक कोहिजन, एकजुट होकर काम करने की, यूनिटी वे में काम करने का वो डेडिकेटेड होकर काम कर रहे होते हैं। आपस में क्लोज होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, या फिर कई बार लोग भूल ही जाते हैं कि हमारे आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है। ऐसे ही परफॉर्मिंग, जब ये नॉर्मिंग स्टेज पार होती है तो आती है परफॉर्मिंग। वो लोग हम मिलके काम करने लगते हैं, एक साथ मिलके काम करने लगते हैं। और फिर आता है एग्जॉर्निंग या मॉर्निंग, जिसका मतलब ये है कि वो एक टास्क को अचीव करने के पीछे लग जाते हैं। तब अब ये हम देखते हैं ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ग्रुप क्या है? कैन फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल विद अ सिमिलर गोल। तो वो लोग जिनके गोल्स कॉमन हैं, जिनका मोटिव कॉमन है, वो लोग मिलके काम करते हैं ऐसे ग्रुप के अंदर। तो ये जो ग्रुप होते हैं ये नॉर्मली वॉलेंट्री होता है, और इसके अंदर क्या है, कोई भी मेंबर इंडिविजुअल अपनी पर्पस से आ सकता है, अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकता है। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि ये मेंबर जो है वो काम नहीं कर पा रहा है तो फॉर्म में हमें कई चीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव। तो पहला जो कारण है ग्रुप फॉर्मेशन करने का वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कुछ लोगों को टास्क अलॉट करती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर वे में काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या चाहती है कि जितने भी वर्क हों, जितने भी लोग काम करें, वो एक स्ट्रक्चर वे में, एक प्लान्ड वे में काम करें, और इन सभी की एक्टिविटीज़ को लॉजिकली असाइन किया जा सके। फिर आता है पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव क्या कहते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स हैं जब जो आल्सो चॉइस टू ज्वाइन इनफॉर्मल और इंटरेस्ट ग्रुप फॉर अनइम्पॉर्टेंट रीजंस। तो इसमें क्या है कि जो ग्रुप्स हैं जो मेकिंग की गई है वो उनके पर्सनल मोटिव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जो कि वॉलंटरी है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन खुद चाहता है कि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ूं, मेरी स्किल्स डेवलप हो, तो भी क्या हो सकता है, वो अपने पर्सनल मोटिव की वजह से ग्रुप को फॉर्म बना लेता है। ऐसे आता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ये तीसरा ग्रुप फॉर्म होता है जहाँ पे दो लोग सोचते हैं कि उसके और मेरे बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है और हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। अट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पे दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी जब मैच करने लगती है। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और ग्रुप को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे दूसरे की एटीट्यूड, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक स्टैंडिंग और क्लोजलीनेस कि लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनका धीरे धीरे ग्रुप फॉर्म होने लगता है। ऐसे ही इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। तो कई बार ये जो ग्रुप है ये फॉर्म तब होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दो लोगों की एक जैसी हैं। जैसे हम लोग दोनों टेनिस खेलना पसंद करते हैं, दोनों को किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना अच्छा लगता है, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यही है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यही है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक जैसी लगने लगती हैं, तो भी हम लोगों के बीच में आपस में ग्रुप फॉर्म होने लग जाते हैं। ऐसे ही सपोर्ट फॉर ग्रुप गोल्स। ये इंडिविजुअल्स तब मोटिवेटेड होते हैं जब उनके ग्रुप के जो गोल्स हैं वो एक है। जैसे मान लीजिए क्लब, जो कि बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग जुड़ेंगे जिनका टास्क गोल क्या है, एनवायरमेंट को बचाना। तो यहाँ भी वो लोग मिलके ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। देन आता है नीड फॉर एफिलिएशन। इंडिविजुअल्स ग्रुप तब बनाते हैं जब उनको लगता है कि हमारी नीड जो है वो भी एक जैसी है, हमारे नीड को फुलफिल, उसकी नीड भी यही है, मेरी नीड भी यही है। जैसे रिटायर लोगों का ग्रुप, दोनों को समय पास करना है। दूसरा अपनी सिचुएशन, दोनों जैसे ओल्डर पीपल से रिटायर होते हैं, वो आपस में क्या है, पार्क में बैठ रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों सेम सिचुएशन पे हैं, वो भी रिटायर है, वो भी रिटायर है। तो ये दोनों जब आपस में बात कर रहे हैं, टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये इंडिविजुअल्स भी क्या होते हैं, एज ए गोल ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आता है इंस्ट्रूमेंटल बेनिफिट। इसके अंदर क्या है कि सब मान लीजिए
कि एक मेंबर किसी दूसरे इंडिविजुअल को क्या है बेनिफिट देना चाह रहा है। जैसे एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कि भाई अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे भी बेनिफिट है, तो आपको भी नीड है इसको क्लब को ज्वाइन करने की, आपका भी क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा। या जैसे हम लोग कहते हैं कि बिजनेस कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने हैं तो भी ऐसे क्लब मेंबर्स काम आते हैं। यदि हम स्टेजेस की बात करें तो एक न्यू ग्रुप के अंदर क्या है, जब वो फॉर्म किया जा रहा होता है तो सब लोग एक दूसरे से नए होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है ये एक अपने आप को फेमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ हम स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस में होती हैं। पहला स्टेज होती है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, देन धीरे सेकेंड स्टेज पे होती है कम्युनिकेशन, थर्ड स्टेज होती है मोटिवेशन और फोर्थ स्टेज होती है कंट्रोल। अब इनको हम एक एक स्टेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। ये सबसे पहली स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट की, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। इस स्टेज के अंदर क्या आ रहा है, जो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से फेमिलियर होने लगते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो एक्सेप्टेबल नहीं होती चीज़ें उसको क्या करते हैं वो अदर ग्रुप के अंदर उसको भेज दिया जाता है। देन आता है कम्युनिकेशन। इन द सेकेंड स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट में क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे के ओपिनियंस को शेयर करते हैं और ग्रुप के गोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग है ये इतनी स्ट्रक्चर वे में होती है, हर पर्सन को पता होता है कि हमें हमें यहाँ पे ग्रुप क्यों बनाया गया है, हम लोग आपस में क्यों जुड़े हैं, और वो धीरे धीरे फिर थर्ड स्टेज की तरफ मूव करने लगते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये होती है बाय शेयरिंग एक्सेप्टेंस अमंग मेंबर्स ऑफ व्हाट द ग्रुप इज ट्राइंग टू डू। तो जिस टास्क को अचीव करने के लिए ग्रुप को फॉर्म किया गया था, अब वो हर एक दूसरे की चीज़ों को वो क्या करते हैं एक्सेप्ट करने लगते हैं। ईच पर्सन जो होता है वो अपने रोल को समझने लगता है, अपनी ड्यूटीज़ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानने लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है टू अचीव दिस गोल। देन वो फोर्थ स्टेज की तरफ मूव करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट स्टेज है। इसके अंदर क्या है कि वो सीधे सीधे क्या करते हैं, गोल अटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। और अगर रियलिटी में देखी जाए ये डेवलपमेंट तब हो जाएगा, पर ये कई बार ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर सकता है और ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। देन आता है आपका ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग सामंजस्य बना सकते हैं। तो अगर हम रिकन्स लीकट के अनुसार सुने, कोहेसिवनेस क्या है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ मेंबर टूवर्ड्स द ग्रुप, कि कैसे एक लोगों को जोड़ा जा सकता है, रखा जा सकता है एक ही ग्रुप के अंदर, कोई टीम मेंबर अलग होके ना जाए, उसको कह रहे हैं ग्रुप कोहेसिवनेस। तो अकॉर्डिंग टू अश्वलप्पा कोहेसिवनेस क्या है, अंडरस्टैंड करना कि कैसे हम एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएँ, हम एक दूसरे को एज ए मेंबर समझ पाए और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को उस टीम के मेंबर का पार्ट बना के रख सके। तो ग्रुप क्या है, कई बार कई ग्रुप के अंदर है ना कोहेसिवनेस की कमी हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेंबर्स आपस में सपोर्टिव नहीं है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो मैनेजर का रोल है वो क्या, वो ये समझे कि कैसे ये ग्रुप आपस में काम करेंगे और इनके आपस के इंटरेस्ट को डेवलप करना। तो हम इनके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है, ये हाई मोरल होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हम नेसेसिटी को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम दूर करते हैं, आपस में मिलके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा एंजाइटी या चिंता वाला विषय वर्क प्लेस पर रहता नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए को दूर करने के लिए ही हमने ग्रुप बनाए हैं। और ये जब रेगुलर वर्क करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो कोहेसिवनेस है वो क्रिएट होने लगते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब ये मिल के काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिड्यूस होते जा रहे हैं। ऐसे ही क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोहेसिवनेस बढ़ सकती है, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस विद अदर ग्रुप। यदि देखता है कि दूसरा ग्रुप जो है टीम मिलके काम कर रहे हैं मेंबर्स, तो हम भी अपने ग्रुप में मिलके काम करें। एक दूसरे के अट्रैक्शन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी ज़रूरी होता है। एंड जब हम देखते हैं कि लोग हमें इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम लोग कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं मिलके, तो भी ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हमें लगता है कि हम सब मेंबर्स के लिए एक कॉमन गोल है और ये हमें अचीव करना है, तो भी ग्रुप जो है कोहेसिवनेस होता है। और जब हम आपस में फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करने लगते हैं आपस में, तो भी हमारा ग्रुप जो है कोहेसिवनेस के स्टेज में आ जाता है। अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें जो कि कोहेसिवनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है
तो ग्रुप बड़ा होता है तो हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते दूसरे के साथ, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने गोल्स अलग अलग बढ़ते चले जाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग बढ़ जाएगी। ऐसे ही कोशिश की जाएगी कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को शायद डिमोलिश भी कर दे, और अगर किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो सब लोगों पे क्या करेगा, मोनोपोली करने के, उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रुप जो है कोहेसिवनेस से टूट सकता है। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।